तो दोस्तों 2011 के अंदर रीट लेवल 1 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर मैथ के जो क्वेश्चन है गणित सब्जेक्ट के वो किस प्रकार से आए थे, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको 2025 के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जिन जिन टॉपिकों को टारगेट किया गया है, कितने प्रश्न किस टॉपिक से आए हैं, वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए मैथ के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे गए थे, तो आपको यहाँ पर देखिए 91 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये दिया गया है 91 नंबर का प्रश्न, और यहाँ पर देखिए ये 4 आपको संख्याएं दी गई हैं। इन 4 संख्याओं को आपको अवरोही क्रम के अंदर जमाना है। तो सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, वो संख्या आपको यहाँ पर बतानी थी। तो काफ़ी अच्छे और यहाँ पर प्रश्न जो है आपको दिख रहे होंगे। तो बताना है कि अवरोही क्रम किस प्रकार से होगा, घटता क्रम सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या फिर ये है, उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ये है, और लास्ट में बच गया ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया था 1 करोड़ किसके बराबर होते हैं। 1 करोड़ जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं दोस्तों 100 लाख के बराबर। किसके बराबर होते हैं, वो 100 लाख के बराबर होते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं हमको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये 1 करोड़। ये 1 करोड़ हो गई। अब दोस्तों ये 1 करोड़ इस प्रकार से हो गई। यदि मैं इसको लाख की फॉर्मेट के अंदर पढ़ना चाहता हूँ तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख, इसको बोलेंगे हम एक साथ, तो ये हो गई 100 लाख। इस तरीके से दोस्तों ये 100 लाख के बराबर होंगे। नेक्स्ट है 92 नंबर का प्रश्न। काफ़ी सरल प्रश्न यहाँ पर आया था 2011 के अंदर। ये दिया गया है संख्या 5,09,04,988 को अंकों में किस प्रकार से लिखेंगे। ये आपको शब्दों में दिया गया था, अंकों में लिखना पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। आप भी एक बार जो है बिना ऑप्शन को देखे यहाँ पर रफ कॉपी के अंदर आप लिखकर बताइए कितना ऑप्शन आएगा, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि आप सही लिख पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी दी गई है, इसमें से इतने तो पुरुष दिए गए हैं, इतनी महिलाएं हैं, तो शेष बच्चों की संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, ये टोटल जनसंख्या दी गई है, तो इन दोनों को जोड़कर आपको इसमें से क्या करना है, घटा देना है। तो वो बच्चों की संख्या आ जाएगी। पुरुष और महिलाओं की संख्याओं को जोड़कर टोटल जनसंख्या में से घटा दीजिए, शेष बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 95वें नंबर का प्रश्न है, शून्य में यदि 60 का भाग दिया जाए, 0 में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रम से क्या क्या होंगे, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो 0 में यदि हम 60 का भाग देंगे, पहली बार तो 0 में 60 का भाग जाएगा ही नहीं, जाएगा तो 0 बार ही जाएगा, 0 बार जाएगा तो 0 ही यहाँ पर शेषफल रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर भाज्य पूछा गया है, उसके बाद में दोस्तों भाजक पूछा गया है, फिर यहाँ पर भागफल पूछा गया है, फिर यहाँ पर जो है शेषफल पूछा गया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए क्रम वाइज। नेक्स्ट है यहाँ पर 96वें नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपको बताना है 25 पैसे के 15 सिक्कों का जो मान है, 25 पैसे के 15 सिक्के आपके पास दिए गए हैं, तो इसका टोटल मान आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों 100 पैसे में कितना रुपए बनता है, यहाँ पर 1 रुपये। 100 पैसे जो होते हैं, 100 पैसे में 1 रुपये यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए 25 पैसे के 15 सिक्के यहाँ पर दिए गए हैं, तो 25 पैसे के जो 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपये के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग हम सिक्कों में दे देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर 4 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 का भाग देंगे 15 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार पूरी बार जाएगा। और सिक्के कितने बच जाएंगे, 3 सिक्के यहाँ पर एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो 3 बार भाग गया, मतलब 3 तो 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, 3। 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, 3, और 25 पैसे के 3 सिक्के यहाँ पर शेष बचेंगे। तो 1 रुपये के 3 सिक्के और 25 पैसे के 3 सिक्के यहाँ पर बच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, इस वजह से ये आपको
आपको ये बताना है कि उपरोक्त चार में से, जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से गलत कथन कौन सा है। मतलब 3 कथन तो यहाँ पर सही है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर के जो 3 ये हैं ये यहाँ पर राइट है, और चौथे नंबर का जो है ये यहाँ पर गलत है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, देखिए 97वें नंबर का प्रश्न है। ये आपको भिन्न दी गई है और इसका आरोही क्रम बताना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको बताना है। छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर आपको इस प्रकार से चलना है। तो ये होता है दोस्तों आरोही क्रम, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर देखिए कैसे पता करेंगे। यहाँ पर क्या करना, जो हर के अंदर आपको संख्या दी गई है इसका एलसीएम लेना है आपको, और सभी भिन्नों को उस एलसीएम से गुणा कर देना है, फिर संख्याओं को काट लेना है, फिर आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम। एलसीएम लेकर आपको सभी भिन्नों से गुणा करके काटा पीटी करके ये देख लेना है, जो संख्या सबसे बड़ी आएगी वो बड़ी, जो सबसे छोटी आएगी वो सबसे छोटी, फिर उसको आरोही क्रम में जमा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 98। यहाँ पर ये पूछा गया है कि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपये है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो कितना मूल्य होगा, 3/2 रुपये यहाँ पर होने वाला है। तो ये आप देख लीजिए किस प्रकार से आया है। एक पेंसिल का मूल्य आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 है। 3 सही 3/4 को आप कैसे लिखेंगे, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15/4, 15/4। तो ये कितनी पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा, यहाँ पर 5 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 15/4। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, जब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का भाग लगाएंगे तो 3/4, ये एक पेंसिल का क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। जब 2 पेंसिलों का मूल्य निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 99वें नंबर का प्रश्न है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ही यहाँ पर राइट आंसर हो गया, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो ये कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए ये आपको दी गई है 720 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। तो 720 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे इस प्रकार से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार से आएगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसी वजह से बीएसटीसी में सिलेक्शन ज़्यादातर विद्यार्थियों के हो जाते हैं। संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो इसका महत्व समापवर्तक कितना आएगा, 17। कितना आएगा, 17 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 102। ये संख्या आपको दी गई है जिसका आपको लैसा निकालना है। बड़ी आसानी से आप लैसा निकाल सकते हैं, सभी संख्याओं को साथ में लिखें। 90, 60, 75, 35 इस प्रकार से लिख के इसमें भाग देते जाइए, और जो यहाँ पर संख्या आएगी सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6300, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए ये प्रश्न दिया गया है, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। 5 व्यक्ति है जो मिलकर 8 घंटे रोज काम करते हैं और 3 दिन में पुताई का कार्य कंप्लीट करते हैं। तो एक व्यक्ति 4 घंटा रोज काम करके उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ये काम करेगा दोस्तों 30 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर करेगा, 30 दिनों के अंदर। यहाँ पर देखिए ये क्षमता से संबंधित प्रश्न है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। 104वें नंबर का प्रश्न दिया गया है कि एक परीक्षा में 4 विषयों में कुल प्राप्त अंक कितने हैं, 200। 4 टोटल विषय हैं जिसमें कुल अंक कितने आए हैं, उसके 200 अंक आए हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक कितने होंगे, तो वो होंगे 144 नंबर। तो ये औसत से संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति एक साइकिल 935 रुपये में खरीदता है, 935 रुपये में 10% लाभ पर बेच देता है। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपये में खरीदी थी, तो वो आपको बताना है। क्रय मूल्य आपको बताना है। तो ये 945 रुपये में उसने खरीदी थी, तो ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 106वें नंबर का।
एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने जो है कितना रुपया उधार लिया था ये आपको बताना है। तो उसने 5,000 रुपये उधार लिए थे, तो इतना ब्याज यहाँ पर लग चुका है। आप देख सकते हैं 2,250 रुपये के आसपास इतना ब्याज उसने दिया है। तो ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस की ऑलरेडी PDF मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखी है, तो सिलेबस को डाउनलोड करके आप पढ़ने लग जाइए, क्योंकि परीक्षा आपकी फरवरी महीने में होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है 500 रुपये का 6 महीने का 8% का 6 माही दर से ब्याज क्या होगा? तो वो ब्याज हो जाएगा 40 रुपये। तो ये ब्याज वाला टॉपिक आप कवर कर लेना। ब्याज से संबंधित प्रश्न यहाँ पर काफ़ी पूछे गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, देखिए, एक व्यक्ति X 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से Y व्यक्ति को बेच देता है। Y उस व्यक्ति को उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति Z को बेच देता है। Y ने किस मूल्य पर वस्तु Z को बेची थी ये आपको बताना था। तो ये 99 रुपये में बेची थी। इसको देख लेना आप। परसेंट वाला ये है हानि लाभ परसेंट हानि परसेंट वाला टॉपिक है। प्रश्न नंबर 109 है, निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है? समतल वस्तु कौन सी है? तो कागज जो है समतल है। यहाँ पर देखिए, गिलास, बेलन और गेंद क्या है? कर्व लिए हुई होती है, इस वजह से वो समतल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर 110वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन आपको बताना है कौन सा कथन है इसमें से असत्य वाला। गलत कथन कौन सा है? ये किसी 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या ये सही कथन है? तो ये हो जाएगा असत्य कथन है, क्योंकि वो बंद आकृति भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है 3 रेखाओं से बनी कोई आकृति है तो वो त्रिभुज हो जाएगी, वो गलत है। 3 रेखाओं से बंद आकृति होनी चाहिए, अर्थात तीनों रेखाएं आपस में मिली हुई होनी चाहिए और घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, उसी को त्रिभुज कहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है 111वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, किसी त्रिभुज के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक कोण सदैव क्या होता है? त्रिभुज में न्यून कोण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए 112वें नंबर का प्रश्न है। इसमें से आपको ये बताना है कि इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज है? इस चित्र के अंदर 5 त्रिभुज है। देखिए, एक तो बड़े वाला त्रिभुज हो गया, एक तो बड़े वाला त्रिभुज हो गया, उसके बाद में अंदर 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3। बड़े वाला त्रिभुज और अंदर 3 बन रहे हैं, तो टोटल 4 तो ये हो गए। अब 5वें नंबर का त्रिभुज कौन सा बनेगा? ये बनेगा दोस्तों ये वाला, देखिए ये बनेगा ये वाला त्रिभुज, यहाँ से लेकर ये वाला त्रिभुज बनेगा। ये 5वें नंबर का त्रिभुज बन जाएगा, इसलिए टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 5। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 113वें नंबर का प्रश्न है, वर्ग के चारों अंत्यकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा अंत्यकोणों का? 360 डिग्री। 114वें नंबर का प्रश्न है, सत्य आपको बताना है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये। वर्ग एक विशेष प्रकार का क्या होता है? आयत होता है। 15वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये एक मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक चक्कर लगाने में इतना मीटर दौड़ना पड़ता है। तो एक लड़की ने 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो वह कितने चक्कर लगाई? और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर यहाँ पर लगाने होंगे? तो 2 प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 9। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा? ये आपको बताना है। तो ये छोटी जो इकाई होती है और जो बड़ी इकाई वाला जो प्रश्न है, इस इकाई को भी आप देख लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 170वें नंबर का प्रश्न है। ये यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इनमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 55 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता क्या होगी? ये आपको यहाँ पर बताना था। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 118वें नंबर का प्रश्न है कि एक घड़ी आपको दी गई है, घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुँचने में लगने वाले समय के लिए
निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ये। यदि कोई कहता है कि एक जो घंटे की सुई है वो यदि एक अंक से दूसरे अंक पर पहुंचना चाहती है तो उसको कितना समय लगेगा, यदि आप 1 घंटा यहाँ पर आंसर देते हैं तो वो गलत है। वो क्या है, गलत है। क्योंकि सबसे बड़ी सुई जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको कमेंट करके बतानी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये असत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपको बताना है। तो आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, 1100 वर्ग मीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार चित्र के फ्रेम में, कोई फ्रेम आपको दिया गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ आपको दी हुई है और एक वर्गाकार फ्रेम वाई आपको दिया गया है जिसकी भुजा ये दी गई है। तो कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको इसी तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं।